हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से होंगे। मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। एंड आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट हमने 3 लेक्चर इसके पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम न्यूटन्स के लॉ वगैरह पढ़ेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी वगैरह जितने भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो सारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैं आपको बेसिक यूनिट पढ़ा चुका हूँ, डायमेंशन करवा रहा था, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट ये स्पीड, वेलोसिटी वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अभी इसको ख़त्म करके हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। देन उसके बाद आपके न्यूटन्स के लॉ देखेंगे और आपका ये ख़त्म हो जाएगा पहला यूनिट। और इसके बाद हम इसके MCQs प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग, जैसे आपका विटामिन खत्म हुआ वैसे ही आपका ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाए, ताकि आपको कोई बुक से कहीं से भी अब इससे ज़्यादा अब ना पढ़ना पड़े और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इजीली बन जाए सारे। हमने लास्ट कहाँ पे स्टॉप किया था, तो मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था और लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि आपको फोर्स का ऐसा यूनिट बताना है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक इसको यूज़ भी किया था, फोर्स कितने न्यूटन लगती है, तो ये मैंने बताया था। इसका डायमेंशन M1 L1 T-2 होता है, क्योंकि इसको मैं भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने वर्क के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट टर्म लिख लीजिए, जिसका नाम है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जैसे हमने बाकी वाली चीज़ों को अच्छे से समझा है, इसी तरीके से हम एनर्जी को भी समझेंगे। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई काम करना है, उसके लिए आपकी क्षमता कितनी है, वही आपकी एनर्जी होती है। इसकी आपने बुक में डेफिनेशन पढ़ी होगी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। लेकिन हमें डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं। एनर्जी का पहली बात, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है सर जूल। ये सेम है इसका, और इसका डायमेंशन भी सेम है जो आपने वर्क का निकाला था। वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इसका डायमेंशन क्या होगा। जो वर्क का है वही इसका होगा, लेकिन आपको कॉपी पे देखना नहीं है। अब बेसिकली हम जो एनर्जी पढ़ेंगे दो प्रकार की होगी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है सर काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता होता। देखो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएंगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक रनिंग कार में कौन सी एनर्जी होती है, तो आपको आंसर देना है सर काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, वो होता है सर 1/2 mv²। m स्टैंड्स फॉर मास एंड b स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसका जो रिलेशन होता है वो होता है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी निकालने का, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का होता है mgh। m स्टैंड फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h स्टैंड्स फॉर हाइट। अगर मैं इनकी आपको डेफिनेशन लिखवा भी दूं तो कोई फायदा होना नहीं है, वैसे लिख लो आप। इसकी डेफिनेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, एनर्जी विच इज possessed by due to its motion। ऐसी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से बनती हो, उन सब एनर्जी को क्या बोला जाता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है। और इसी की जगह लिख लेना एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन, और जो पोजीशन की वजह से बनेगी उसको बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। ऐसी कोई भी एनर्जी जो मोशन की वजह से बनती है वो काइनेटिक एनर्जी, और जो पोजीशन की वजह से बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, पहले इस रिलेशन को हम डायरेक्ट करके, मतलब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बनाते हैं। देन इसके बाद मैं आपको दोनों का बना के बता देता हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम्पल काइनेटिक होगा, कौन कौन सा पोटेंशियल होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ वेलोसिटी बिकम्स डबल। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलता है कि अगर मैं क्या करूं,
वेलोसिटी को डबल कर दूं तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं इसका आपको निकालना सिखा देता हूँ, कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे निकालोगे आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। अब बोल रहा है कि आप क्या करो, मास को तो उसने चेंज नहीं करा, लेकिन वेलोसिटी को क्या करो, डबल बना दो, यही बोला ना। तो वेलोसिटी मैंने v की जगह 2b करनी पड़ी, डबल हो गया, और स्क्वायर तो होगा ही वेलोसिटी जो भी होगी। फिर आया 1/4 और 1/2, 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4, और b का स्क्वायर किया तो b²। आपको बस यही देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या आया, क्योंकि 1/2 mv² तो रहेगा ही रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है 4। तो मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो भी बोलेगा b की जगह वो रखना, फिर उसका स्क्वायर करना, जो भी आएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा फॉर्मूले से 1/2 mv² से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वही उस पर इफेक्ट होगा। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूँ, इफ मास बिकम्स ट्रिपल, तो क्या इफेक्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी पे, क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं बोलूँगा सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब उसने बोला है क्या करो, क्या करो, मास को डबल करो, तो ट्रिपल करो, तो 3m बना दो, हो गया ट्रिपल इंटू b²। 1/2 तो रहेगा रहेगा, ये 3 मैंने बाहर ले लिया, पीछे बच गया mv², क्योंकि स्क्वायर नहीं था ना। तो अब बताओ एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया, काइनेटिक एनर्जी में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया। आप बोलोगे 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आया, काइनेटिक एनर्जी पे आपकी 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी। तो आपने देखा मैंने वेलोसिटी को डबल किया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी थी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मास का स्क्वायर नहीं था, इसलिए यहाँ पे जितना मास बढ़ा उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्या बोल रहा है। देखो मास जितना भी चेंज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट आएगा। वेलोसिटी जो भी करेगा उसका वो स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताना कि अगर मैं वेलोसिटी को हाफ कर दूँ तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये मुझे आपको करके बताना है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना, और जो भी बाद में एक्स्ट्रा पार्ट बने 1/2 mv² को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो ही आपका इफेक्ट होगा। तो मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी 3 टाइम, तो मुझे पता है वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए 9 होगा, आंसर 9 टाइम्स आएगा। मैं बोलूँ वेलोसिटी 4 टाइम्स की, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 टाइम। मैं बोलूँ मास को ट्रिपल करा और डबल करा, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। तो बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, और जो भी चेंज आंसर के एक्स्ट्रा पार्ट में दिखेगा आपको, आंसर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिखेगा वही इफेक्ट होगा। अगर मैं सेम चीज़ बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी पे, मैं सेम चीज़ बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, मैं बोलूँ मास को क्या किया 2 टाइम्स, ग्रेविटी को भी डबल कर दिया मान लो, और हाइट सेम रखी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं बोलूँगा सर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, एक बार पुट कर लेते हैं। मास कितना किया, m की जगह 2m कर दिया, g की जगह 2g कर दिया, और h का h रहा। तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना दिखा आपको 4 mgh, मतलब mgh में फॉर्मूले में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है 4, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना गाइज, जो बोला गया वो रखो, और जो भी एक्स्ट्रा आए वही उसका इफेक्ट होगा। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाता है। अब मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग कि सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलती है। देखो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, और ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से आए उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ रनिंग कार में कौन सी एनर्जी हो सकती है, आपको क्या लगता है। तो रनिंग कार में सर, रनिंग कार रनिंग में है, मोशन में है, तो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ मान लो आपका आपका प्लेन उड़ रहा है, कौन सी एनर्जी है, उड़ रहा है, मोशन में, काइनेटिक एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, मैंने इसको ज़मीन से उठा के अभी ऊपर लेके आया हूँ, अब मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपने आप नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, वो जिसकी पोजीशन मैंने जैसे चेंज करी उस पोजीशन की वजह से ये इसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है और ग्रेविटी से खींच रहा है ये। तो जब भी ऐसा होगा कि एक पोजीशन चेंज करने से वो चीज़ अपने आप वापस आने की कोशिश करेगी, तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे
मान लो एक आपका मैंने स्टोन रख दिया आपका छत के ऊपर, मैंने स्टोन रख दिया आपके छत के ऊपर, मैं बोलूँ इस स्टोन के अंदर कौन सी एनर्जी होगी। अगर मैंने एक पत्थर छत के ऊपर रख दिया उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि स्टोर के ऊपर मैंने जाके छत पे रख दिया, अब वो एनर्जी जैसे उसको जगह मिलेगी वो नीचे गिरेगा ज़मीन पे, मतलब उसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब मोशन होगा तो काइनेटिक तो होगी होगी, लेकिन पोजीशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मैं बोलता हूँ अ कार स्टैंड ऑन माउंटेन, एक मैंने कार को माउंटेन पे स्टैंड किया मान लो, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो मैं बोलूँगा सर माउंटेन के ऊपर है, एक पहाड़ी पे जाके खड़ी कर दी, अब वो अपने आप नीचे आने वाली है, क्योंकि वो पोजीशन उसकी ऐसी जगह चलेगी जिसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। तो वो हाइट की वजह से जैसे जैसे ऊपर जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। लेकिन जैसे पहाड़ से नीचे आ रही है अपने आप, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो ही रही है, पोजीशन की वजह से वापस अपनी जगह आ रही है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक गाड़ी स्टैंड है पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन में आपके माउंटेन पे, बताओ उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये है जो भी चीज़ अपने आप होगी, जो भी चीज़ अपने आप होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे पत्थर ऊपर रखा बस छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आएगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी आ चुकी है। और जिसको आपको खुद करना पड़ेगा, जिसको आपको खुद करना पड़ेगा वो कौन सी एनर्जी होगी, उसके अंदर काइनेटिक होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि रनिंग ऑफ फैन में कौन सी एनर्जी है, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। क्यों है, जब पंखा चल रहा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। क्यों, क्योंकि उसको आप ऑन करने के लिए पीछे से कुछ सप्लाई देते हो। तो ऐसे ट्रिक याद रख लो, जिसको आप खुद करने के लिए कुछ देते हो तो वो काइनेटिक। जैसे मैंने बोला था रनिंग कार, अब कार अपने आप तो नहीं चलेगी ऐसे सड़क पे, उसको इंजन से आपको करंट देना पड़ेगा, पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाके वो चलेगी। तो आप खुद कर रहे हो तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रिक होता है याद करने का। बाकी एग्जाम्पल फिक्स है। एग्जाम्पल क्या क्या है कि एक गाड़ी हाइट पे खड़ी है, कौन सी एनर्जी उसमें, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक रूफ के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, एक छत के ऊपर पत्थर है, कौन सी एनर्जी, कनेक्ट, क्योंकि पोजीशन की वजह से आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्प्रिंग वॉच होती है, एक स्प्रिंग वाली वॉच होती है, कौन सी वाली, रिस्ट वॉच। एक स्प्रिंग वाली घड़ी होती है रिस्ट वॉच, जिसको होता क्या था, एक साइड में ना उसमें यहाँ पे टाइम चेंज करने वाला लगा होता है ना, छोटा सा यहाँ पे पिन लगा होता है, उसको आप घुमा देते हो। तो उसको घुमाने के बाद वो एक बार घुमा दो, वो 2-3 दिन तक घड़ी चलती रहेगी, उसमें सेल नहीं जलता। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें बेसिकली स्प्रिंग होता है, जिसकी वजह से जब आप उसको घुमाते हो, अपनी पोजीशन चेंज करी, वो पोजीशन चेंज होने की वजह से वो धीरे धीरे अपने आप वापस आएगी। उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो पोजीशन की वजह से अपने आप वापस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप चाबी वाली छोटी सी गाड़ी लेते हो, आपने छोटी गाड़ी बचपन में कभी चलाई होगी, उस गाड़ी में क्या करते थे, आप चाबी देते थे उसको, उसकी की को घुमाते थे, लेकिन घुमाने के बाद वो उसका स्प्रिंग होता है जो अपनी पोजीशन चेंज कर दिया आपने, अब छोड़ोगे ना वो अपने आप वापस आएगा और गाड़ी अपने आप चलेगी। उसके अंदर कौन सी किसकी वजह से हो रहा था, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। सेम आपकी जो स्प्रिंग वॉच होती है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो आपकी स्प्रिंग वॉच होती है रिस्ट वाली, तो उसमें अंदर कौन सी एनर्जी होती है, आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग चेंज करने की पोजीशन की वजह से एनर्जी आई। लेकिन जो सेल वाली घड़ी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि सेल वाली घड़ी में आप सप्लाई दे रहे हो, उसके अंदर मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो बेसिक सी एग्जांपल है कि स्प्रिंग वॉच याद रखना, एक पत्थर को छत पे ऊपर रखा हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन की वजह से अगर हाइट पे कोई चीज़ खड़ी है तो भी पोटेंशियल एनर्जी, बाकी रनिंग में है तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक, क्योंकि मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और अपने आप हो हाइट की वजह से तो वो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये था आपका काइनेटिक और पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, पोजीशन की वजह से। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे कैसे ड्राइव करता है मैंने वो बता दिया, कि मास डबल करे वेलोसिटी डबल करे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, दोनों को मैंने ये बता दिया। अगली चीज़ मैंने आपको बताई कि इसकी एग्जाम्पल क्या क्या होती हैं। तो आई होप ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और इसका एसआई यूनिट क्या है मैंने बता दिया आपको, जूल। प्लस आपको इसका डायमेंशन मुझे बताना है, ये डायमेंशन कौन सा है, ये डायमेंशन वर्क वाला है, ठीक है, जो आपका वर्क का था।
तो वो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डायमेंशन क्या था वर्क का। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट लिख लो गाइज। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? अगर आप छोटी छोटी डेफिनेशन, हर एक डेफिनेशन समझ जाओगे तो आपका पूरा की पूरा फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, प्लस आप साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप किसी भी चीज़ का बेसिक बहुत अच्छे से समझ लेते हो। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पहले बेसिक समझाने के बाद आपका यूनिट स्टार्ट किया था, तो उसके बाद इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। सेम अगर आप फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट बहुत अच्छे से कर लोगे तो आने वाला चैप्टर हर एक को बहुत डिटेल में बहुत प्यार से सीख जाओगे अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले तो हम ऐसे यूनिट पढ़ते हैं। क्या होता है सर? वो पास्कल। प्रेशर का ऐसे यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें प्रेशर निकालना सिखाया था। जैसे फोर्स निकालना न्यूटन ने सिखाया था, उसका ऐसा यूनिट भी न्यूटन है। बेसिकली पास्कल किसको बोला गया वो आगे निकालोगे। देखो, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया पे। क्योंकि प्रेशर क्या होता है? एक तरह से दबाव होता है। अगर किसी पे दबाव डालना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, फोर्स बनानी पड़ेगी। तो फोर्स कितनी लगा रहे हो कितने एरिया के ऊपर, अगर आपको इतनी सी बात समझ आए फिर आप ऐसे यूनिट भी निकाल लोगे, फिर आप डायमेंशन भी निकाल लोगे, वो खुद निकाल लोगे। वो आपको समझ होनी चाहिए कितनी फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हो। मतलब अगर मैं किसी दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ तो किस कॉर्नर पे फोर्स लगा रहा हूँ, जितने एरिया पे फोर्स पड़ रही है वो एरिया पे डिपेंड करता है प्रेशर कितना होगा। अगर मैं लैपटॉप के एक कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तो वो एक साइड पे फोर्स होगा, दूसरी साइड पे फोर्स नहीं लगेगी उसकी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है? आपका प्रेशर होता है। तो इसका निकाला किसने सिखाया था? अपने पास्कल ने। अब इसको मैं ऐसे यूनिट बोलूँ कि इसका ऐसे यूनिट बताओ तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो बस इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आगे फिर से वो थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकता है। जैसे न्यूटन क्या होता है? न्यूटन तो बेसिकली फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अपॉन क्या है? मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में बनाते हैं। किलोग्राम मीटर नीचे है स्क्वायर, और इसके नीचे भी क्या था? मीटर स्क्वायर। अब ये वाला मीटर कहाँ जाएगा? मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, नीचे सिंगल है तो नीचे का नीचे ही रहेगा। ये रहेगा किलोग्राम मीटर, नीचे सेकंड और नीचे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक मीटर स्क्वायर से एक कट गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, किलोग्राम मीटर माइनस से ऊपर चला गया और सेकंड भी ऊपर चला गया। ऐसे भी हो सकता है, अब ऐसे भी बोल सकते हो किलोग्राम पर मीटर सेकंड। किलोग्राम पर मीटर सेकंड आपका प्रेशर का ऐसे यूनिट है। तो मैंने यहीं से बनाया क्योंकि मुझे पता था कि फोर्स न्यूटन, न्यूटन होता कितना है? न्यूटन होता है मास, ये होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास होता है किलोग्राम, एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, ये मेरे पास निकल के आ गया। अब इसका मैं डायमेंशन पूछूं तो डायमेंशन बताओ। ये थोड़ा सा डेप्थ में है, अगर आपको पिछली क्लास मेरी देखी अच्छे से तब आप इसको बना सकते हो, क्योंकि फोर्स आपको पता था। इसको बस सिंपली कैलकुलेट तो करना है। यहाँ से डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन का एम मास m1 है किलोग्राम। अच्छा, लेंथ है, बिल्कुल है, लेंथ -1 है। टाइम है, तो टाइम कितना है? टाइम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसको हम किलोग्राम मीटर, ये भी स्क्वायर था। यहाँ पे देखो ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड -2 आ जाएगा। L1 तो टाइम का -2, ये आएगा m1 L -1 T -2, इसका डायमेंशन आएगा। क्योंकि नीचे था आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे था मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट गया, m ऊपर चला गया, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ऐसा यूनिट इसका डायमेंशन बना लिया। डायमेंशन क्या आएगा? m1 L -1 T -2। देखो डायमेंशन निकालना ये भी आप खुद कर सकते हो, और ऐसे यूनिट भी आप खुद बना सकते हो जब आपको क्या चीज़ पता होगी? जब आपको ये चीज़ पता होगी कि बेसिकली प्रेशर किसको बोला जाता है। प्रेशर बोला जाता है सर कितनी फोर्स कितने एरिया पे लग रही है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि आप बोल सकते हो प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ फोर्स 2 की बजाय 4 न्यूटन होगी तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। लेकिन फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया पे उल्टा इफेक्ट पड़ता है। आपको बोला जाए कि अगर एरिया को मैं इंक्रीज करूं, एरिया बढ़ा दूं, मुझे बताओ आपकी प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा? तो प्रेशर से डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब मैं नीचे वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फोर्स ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कोई भी नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो नंबर छोटा होता जाता है। जैसे मान लो फोर्स आपकी 10 न्यूटन है, पहले एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, तो 4 न्यूटन कितनी आई थी, 5 न्यूटन की फोर्स लगी थी। प्रेशर कितना था, 5 पास्कल का प्रेशर लगा। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर एरिया को मैं क्या कर दूँ 5, 3 बढ़ा दिया, अब कितना आया, अब तो 2 पास्कल का प्रेशर बचा। नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आंसर छोटा सा चला जाएगा, मतलब प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, और डायरेक्टली मतलब सीधा। फोर्स बढ़ेगी तो एरिया प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये उल्टा इफेक्ट होता है। तो इसमें आपको बेसिकली सीखने वाली बात यही थी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है एक। दूसरा, इसको मैं फोर्स पर यूनिट एरिया से जानता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया। इसको फर्दर ब्रेक किया, वो मैंने सिखा दिया, और डायमेंशन में आप खुद बना सकते हो। और ये कैसा इफेक्ट है, फोर्स पे डायरेक्टली और एरिया पे इनडायरेक्टली रिलेशन होता है इसका। चलो अगली डेफिनेशन लिख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, आपको बस बेसिक चीज़ समझानी थी। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए गाइज। नेक्स्ट लिख लीजिए, पावर क्या होती है, कोई भी चीज़ की पावर क्या होती है। इसका एसआई यूनिट होता है सर वाट, एसआई यूनिट होता है वाट। साइंटिस्ट का नाम था वाट, जिसने हमें पावर निकालना सिखाया था। अच्छा, पावर किसी में कितनी है, ऐसे आप मान लो 2 भाई हो, दोनों में पावर किसके पास ज़्यादा है, तो पता कैसे चलेगा, बात करने से तो पता नहीं चलेगा ना किसके पास कितनी पावर है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं बोलूँगा कि भाई मैं आपको एक काम देता हूँ, जो पहले करेगा उसके पास उतनी ज़्यादा पावर होगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही क्या बोला जाता है, पावर। काम करना कितनी स्पीड में कर रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग, वही पावर होगी। जैसे मैंने बोला कि मान लो आपके पास 50 केजी का एक पत्थर है, यहाँ से एक 50 केजी का बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ है स्टोन, ये 50 केजी का है। आप लोग 2 भाई हो, ए और बी। मैंने बोला इसको कि भाई ये पत्थर उठा के आपको यहाँ लेके जाना है, तो पहले वाला लेके गया, उसने 5 सेकंड लगाए, लेकिन दूसरे वाला उसको 2 सेकंड में ले गया। तो मुझे बताओ पावर किसके पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दूसरे के पास ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास फोर्स ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा, इसलिए इसने उठा के इसको जल्दी लेके गया। तो इसके पास टाइम ज़्यादा लगा, क्यों, क्योंकि इसके पास पावर कम थी। तो काम कितनी तेज़ कर रहे हो कितने टाइम में, वही आपका पावर डिसाइड करेगा। तो वर्क पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, आपकी पावर कहलाती है। बाकी आप खुद बना सकते हो, इतने समझदार तो हो ही गए हो। बस इतनी सी बात याद रखना कि पावर क्या होती है, काम करने की क्षमता को, काम करने की स्पीड को, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, पावर होती है। मैं बोलूँ एस से यूनिट बताओ, तो बिल्कुल आसान है, आपको पता वर्क क्या होता है, यूल होता है, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो क्या होगा, यूल पर सेकंड। अब इसका मैं बोलूँ ऐसा यूनिट, इसके आगे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, क्योंकि यूल क्या होता है आपने अभी पीछे पढ़ा था कि वर्क का आप लिख लो डिटेल में क्या होता है यूनिट, उसके नीचे सेकंड, एक यूनिट बना दो। लेकिन मैं अब डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, डायमेंशन आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आपको फोर्स का याद है फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम का टाइम है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ l1, और नीचे टाइम का t1। m1 l1 और l1 कितना हो गया, l2। ये टाइम ऊपर चला गया तो टाइम -2 पहले था, अब टाइम -1 भी हो गया। तो m1 l2 t-3 इसका डायमेंशन हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है आपका m1 l2 t-2, और नीचे क्या था, टाइम -1, टाइम 1, और ये वाला टाइम ऊपर चला जाएगा क्योंकि टाइम का टाइम ही आ गया ना, ऊपर चला गया m1 l2 t-3 हो गया। तो ये इसका डायमेंशन है। अगर आपको फोर्स का ज़्यादा फिर ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो एक एक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे पीछे वाले में मैं कर सकता था, सीधा भी लगा सकता था, जैसे यहाँ पे क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या होता है m1 l1 t-2, नीचे एरिया का लेंथ 2 बार, ऊपर चला गया m1 l, ऊपर जाकर -2 और ये +1, तो -1 बच जाएगा, और t-2। तो m1 l-1 t-2 यही आया था, यही आया था m1 l-1 t-2। हाँ, ये l ऊपर जाकर माइनस होगा ना, यही था, यही हमने निकाला m1 l-1 t-2। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको फोर्स का याद है तो फोर्स का याद कर लेना, m1 l1 t-2, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये आपका बार बार हर एक डेफिनेशन में आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ पाए होंगे। अब मैं लास्ट ले रहा हूँ डेफिनेशन किसकी, इलास्टिसिटी की। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एक तरह से प्रेशर ही होता है, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है मैं आपको स्ट्रेन बताता हूँ। किसी भी चीज़ की आपको स्ट्रेन निकालनी हो, मान लो एक आपकी तार है 5 मीटर की, उसको आपने खींच के कितना कर दिया 7 मीटर, तो मैं बोलूँ इसकी स्ट्रेन निकालो। आप बोलोगे पहले थी 5 मीटर अब है 7 मीटर, तो 7 में से 5 निकाल दो, तो कितनी खींची वो 2 मीटर। तो कितनी स्ट्रेन हुई, आप बोलोगे 2 मीटर की स्ट्रेन हुई किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो मीटर मीटर यूनिट कट गए, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का बेसिकली 9 डायमेंशन होता है, पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेन का ना तो कोई यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर का ही होता है। आप प्रेशर का डायमेंशन आपने निकाल ही लिया, क्या होता है वही आपका स्ट्रेस का होगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, कोई भी चीज़ कितने मीटर आपने खींची या कितने सेंटीमीटर जो भी उसकी खींच पा रहे हो वो उसकी स्ट्रेन होती है। और इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन ही आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। और इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका डायमेंशन जो भी आएगा पूरी इलास्टिसिटी का वो कौन सा आएगा, जो प्रेशर का होगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, प्रेशर का, स्ट्रेस का और इलास्टिसिटी तीनों का डायमेंशन सेम होता है। क्वेश्चन पूछता है इसमें से किसका सेम नहीं है, तो 3 में एक अलग दे देगा। फिर आपने देखा एक वर्क का और एक एनर्जी, दोनों का डायमेंशन भी क्या था, सेम था, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको करवाने की कोशिश करी, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने ये सारी डेफिनेशन ले ली, मैंने आपको डेंसिटी बता दिया, मैंने आपको फोर्स बता दी, मैंने आपको वर्क बता दिया, मैंने आपको एनर्जी को एक्सप्लेन भी कर दिया कितने कितने टाइप की होती है, मैंने आपको पावर निकालना सिखा दी, मैंने आपको प्रेशर निकालना सिखा दिया, और मैंने आपको इम्पल्स निकालना सिखा दिया। तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन हमने पढ़ ली बहुत अच्छे से, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सो एज आप लोगों को साइंस से डर ना लगे। तो अगर आपको क्लास कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसको क्लास को रिवाइज करो। अगर कहीं से नहीं समझ आ रही है रिवाइज करो, समझ आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी है। आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट थी क्योंकि मैं पिछली क्लासेस में जो चीज़ें करवा चुका हूँ वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिट कैसे लिखते हैं, डायमेंशन कैसे लिखते हैं। जब मैंने यूनिट लिख दिया तो डायमेंशन आप खुद बना सकते हो, यूनिट आप देख के लिख सकते हो जो आपका फॉर्मूला था। तो आज की क्लास में हमने ये डायमेंशन ख़त्म कर दिए, और अगली क्लास में आपका होगा एक वेक्टर क्वांटिटी का और स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ आपके न्यूटन्स लॉ, और फिर आपका यूनिट। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट है। JNK में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ उसी में से आएगा, और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्ज़ाम से मोर देन सफिशिएंट है। बहुत आसानी से आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो जिसमें भी ये सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें भी 1 डे एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।